अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोग सेकंड ईयर की आईटी सीरीज की बुक से बहुत सारे टॉपिक्स लेकर लेक्चर्स बनाए हैं, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के आगे 2 टाइप्स होती हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, उसके आगे 2 फॉर्म्स होती हैं। पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, वो आगे 2 वेज में काम करती हैं। इंडिपेंडेंट और लार्जर एक्सप्रेशन, वो उसको हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके देखा। टाइप कास्टिंग क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो इफ के बारे में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो होती है वो किस तरह से वर्क करती है, उनके सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और उनके हम लोगों ने प्रोग्राम्स के थ्रू वर्किंग के देखा कि किस तरह से वर्क कर रही है। अब हम लोगों ने सेकंड ईयर की आईटी सीरीज की बुक से लूप वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि लूप जो होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। उसकी हम लोगों ने फर्स्ट टाइप ली हुई है व्हाइल लूप, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में जो होता है वो थ्योरेटिकली डिस्क्राइब किया। उसको हम लोगों ने देखा कि वो सिंटैक्स कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए क्या होता है, वन स्टेटमेंट के लिए क्या होता है, उसको फ्लो चार्ट के जरिए से भी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके देखा। वाइल लूप का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक प्रोग्राम किया, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसको 5 टाइम वाइल लूप के थ्रू डिस्प्ले करवा के देखा। आज फिर हम लोग वाइल लूप के थ्रू एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे कि वाइल लूप जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर व्हाइल लूप का एक और प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग द व्हाइल लूप। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 1 to 10 काउंटिंग लेनी है और उसको व्हाइल लूप के थ्रू आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, डिस्प्ले का मतलब होता है कि आपने स्क्रीन पर उसको शो करवाना होता है। ठीक है, डिस्प्ले कहते ही उसे हैं कि आपने स्क्रीन पर उसको शो करवाना होता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी हमारा प्रोग्राम। #include iostream.h #include conio.h। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के बारे में मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम की समझ नहीं आई हो तो आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि iostream क्या होती है, .h क्या होती है, इंक्लूड क्या होता है, हैश क्या होता है। हैश हमारा होता है जी स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम होता है। इंक्लूड हमारे पास होता है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये क्या होते हैं इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंपाइलर को एग्जीक्यूशन से पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के आगे 2 टाइप्स होती हैं, इंक्लूड और दूसरा होता है डिफाइन। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक ऐसा डायरेक्टिव होता है जिसके थ्रू हम लोगों ने हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, उसके बाद iostream हमारे पास एक हेडर फाइल नेम होता है, एक्सटेंशन .h जो होती है वो हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि #include conio.h। ठीक है, ये हमारी सेकंड हेडर फाइल होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड इट। ठीक है, ये सेकंड हेडर फाइल जो होती है इसको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। आप लोग जितनी मर्जी चाहें हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है प्रोग्राम की बॉडी के अंदर यूज़ होने वाले फंक्शंस पर। ठीक है, उसके बाद होता है जी वॉइड मेन। वॉइड हमारे पास होती है रिटर्न टाइप। ठीक है, और मेन हमारे पास होता है जी मेन फंक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हमारी बॉडी ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इंट n मैंने एक वेरिएबल लिया है, जिस कोई डाटा टाइप जो है वो मैंने इंट ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि उसने हमें 1 to 10 काउंटिंग डिस्प्ले करवाने के लिए कहा है, तो उसकी आइट्रेशन के लिए मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत थी जो मैंने n के नाम से ले लिया। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि n = 1। n जो है वो उसको मैंने 1 से इनिशलाइज करवा दिया है। जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाया था उसको मैंने 1 से इनिशलाइज करवा दिया है। आप लोग यहाँ पर प्रोग्राम में देख सकते हैं 1 to 10 है, तो 1 है तो इसीलिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इनिशलाइज उसको 1 से करवा दिया है। अच्छा, ये याद रखिएगा, जब भी आप लोग बॉडी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी इनिशलाइज का इस तरह से काम करते हैं तो उसके आगे सेमीकोलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग सेमीकोलन नहीं लगाते हो देन आपका कंपाइलर एरर शो कर देता है। दिस एरर इज़ कॉल्ड द सिंटैक्स एरर। डिबगिंग और बग्स और इसकी टाइप्स के बारे में भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया, आप लोग वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि वाइल n <= है 10। चूँकि 10 तक है, हम लोगों ने 10 तक काउंटिंग को डिस्प्ले करवाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी जो कंडीशन है वो मैंने 10 तक दे दी है कि हमारा लूप तब तक चले जब तक वो 10 तक रहती है।
उसके बाद अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी चेक करेगा कंडीशन, ठीक है। वाइल एन की वैल्यू क्या है, हमने इनिशियलाइज करवाया 1 से, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल है 10 के, हमारी कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि 1 होता है लेस देन 10 से, हमारी कंडीशन ट्रू हुई। अंदर चला जाएगा, यहाँ पर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। सी आउट एन की वैल्यू, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एन डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एन की सिर्फ वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट होगी। अब एन के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 यहाँ पर वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एन की वैल्यू के प्रिंट करवाने के बाद एंड लाइन लिखा हुआ है। एंड लाइन जो होता है वो आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर मूव करवाने के लिए यूज होता है। अब आपका कर्सर 1 को प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर था, एंड लाइन की वजह से आपका कर्सर यहाँ पर मूव ऑन कर जाएगा, नीचे आएगा अगली स्टेटमेंट के पास। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो 1 की वैल्यू एन की वैल्यू जो है उसके में इंक्रीमेंट लग जाएगा, 1 + 1 होकर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर आएगा वाइल के अंदर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। अब पहले एन की वैल्यू 1 थी, लेकिन इंक्रीमेंट लगने के बाद एन की वैल्यू क्या हो गई 2। अब कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल होता है 10 के, ठीक है, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। नीचे आएगा एन की वैल्यू प्रिंट करवा देगा जो कि है न्यू, कौन सी है 2, तो यहाँ पर वो 2 नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवा देगा। एंड लाइन की वजह से कर्सर हमारा यहाँ पर आया, नीचे आएगा। अब एन की वैल्यू जो पिछली थी वो हमारी 2 हो गई थी, तो 2 + 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट लगेगा, इधर दोबारा से आएगा, यहाँ पर हमारी कंडीशन चेक करेगा। 3 लेस देन होता है 10 के, लेकिन इक्वल नहीं होता। मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि अगर कोई एक कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब 3 लेस देन होता है 10 के, लेकिन इक्वल नहीं होता, एक कंडीशन ट्रू हो गई। नीचे आएगा, सी आउट करवा देगा एन की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3, नेक्स्ट एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवाएगा। उसके बाद एंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीमेंट लगेगा, अब 3 वैल्यू हो गई थी, 3 + 1 हो गया तो 4 हो गई। यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल है 10 के, ठीक है। ये काम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू जो है वो 10 तक रहती है, यानी आपकी कंडीशन जो है वो 10 तक रहती है। अब वो 4 को भी प्रिंट करवा देगा, 5 को भी प्रिंट करवा देगा, 6 को भी, 7 को नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवाता जाएगा, ठीक है, 8 को भी, 9 को भी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी वैल्यू 9 होगी, एंड लाइन 9 प्रिंट करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। यहाँ पर एन की वैल्यू आप लोग देख सकते हो कि 9 थी, 9 + 1 हुआ तो 10 हो गई। दोबारा से यहाँ पर आएगा, अब चेक करेगा, सारी कंडीशंस को चेक करने के बाद 9, 8, 7, 6 ये सारी कंडीशंस को चेक करेगा, देन प्रिंट करवाएगा, ठीक है। मैंने दरमियान से थोड़ा सा स्किप किया, उसकी वजह यह है कि जिस तरह से आप लोग इंक्रीमेंट लगाते जाओगे वैसे वैसे वो प्रिंट होता जाएगा। अब एंड पर हम लोग देखते हैं कि ये देखें 10 लेस देन है इक्वल है 10 के, हमारी कंडीशन ट्रू हुई। नीचे आएगा, वो 10 को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। एंड लाइन के एन की जगह पर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने की वजह से यहाँ पर आएगा, एन की वैल्यू क्या है 10 पड़ी हुई है, 10 को प्रिंट करवा देगा। एंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा कर्सर यहाँ से यहाँ पर मूव ऑन कर जाएगा, नीचे आएगा। अब पिछली वैल्यू जो थी वो 10 हो गई थी, 10 + 1 इंक्रीमेंट लगा तो 11 हो गई। यहाँ पर आएगा 11 लेस देन इक्वल है 10 के, ना तो 11 लेस देन होता है और ना ही इक्वल होता है 10 के। कंडीशन हमारी फॉल्स होने की वजह से हमारा जो कंट्रोलर है वो टर्मिनेट कर जाएगा इस पूरे हिस्से को और गेट फंक्शन की तरफ आ जाएगा। गेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट होता है उसको स्क्रीन पर रखने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने वाइल लूप के थ्रू काउंटिंग 1 to 10 को डिस्प्ले करवा के देखा, ठीक है। जिस तरह से हमारी जो है वो इंक्रीमेंट लगता जाएगा, कंडीशन चेक होती जाएगी, उसके बाद वो प्रिंट करवाता जाएगा। ये काम उस वक्त तक रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है देन आपका जो कंट्रोलर होता है वो टर्मिनेट करके प्रोग्राम को एंड कर देता है। आई होप कि आप लोगों को वाइल लूप का ये प्रोग्राम जो काउंटिंग को डिस्प्ले करवाने वाला था समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो और पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह वाइल लूप के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल